नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है अशद और अभी मैं फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ क्लास 11th में। और मैंने जो अपने हिस्ट्री एंड सिविक्स में स्कोर किया था अपनी क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड्स में, वो था मेरा 77 आउट ऑफ 80 इन प्री बोर्ड एंड 79 आउट ऑफ 80 इन बोर्ड्स, मेन बोर्ड्स 2026। तो आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ आपको कि आप भी अच्छा स्कोर कर सकें। और जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि देखो इस साल हमारा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड था वो 40% था और जो पिछले साल का था वो 25% था। तो काफ़ी अंतर होता है और हमसे काफ़ी कॉम्पिटिटिव ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि हमें ऐसा घुमाने वाला। तो देखो सब सेम रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से पता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप सब आंसर लिख सकते हैं। तो बिना देरी के किसी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मैं सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट चैप्टर से चालू करूँगा, हिस्ट्री के द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने कवर किए थे। देखो सबसे पहले तो मैं स्कूल की स्टार्टिंग में ही अपने जो पॉलिसी कॉजेज़ है, मेरे को जो मेरे टीचर थे उन्होंने बताया था कि जो कॉजेज़ होते हैं और जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉजेज़, कंसिक्वेंसेस, ठीक है, एम्स हो गए। जैसे थर्ड चैप्टर, 4 चैप्टर्स में मिलेंगे कि और सेकंड चैप्टर्स में जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो इसमें एम्स हमें बताना पड़ेगा कि जो कांग्रेस जब बनी थी तो उसमें उसका क्या एम था। तो वो मैंने सब कुछ पढ़ के गया था, वो मेरे पेपर में काम भी आया। क्योंकि देखो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 7 होते हैं, तो उसमें जो हमारा 14 मार्क्स होता है वो टोटली डिपेंड होता है ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट बेस में, ठीक है। यदि हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें कॉजेज़ पढ़ना है। तो इसमें कॉजेज़ आपको कौन से पढ़ने हैं? पॉलिटिकल कॉजेज़, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेज़ में आपको क्या पढ़ना है? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पढ़ना है, ठीक है। इसे आप रीड कर सकते हैं और ठीक है। उसके बाद देखो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन था, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर जो मैंने किया था वो था बाय आउटराइट वॉर। देखो ये सब एक ही है, जो पॉलिटिकल कॉज है ना ये सब एक ही है, एक। और ये देखो सबसे पहले क्या था, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, उसके बाद आउटराइट वॉर, उसके बाद जो था थर्ड हमारा था सब्सिडरी अलायंस, और उसके बाद क्या था कि लॉस ऑफ मिस रूल ऑफ एलिगेंस, ठीक है, मिस रूल ऑफ एलिगेंस था, ऐसे कुछ था। तो ये था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेक्ट मिस रूल, ठीक है। इसमें आपको क्या याद करने की ज़रूरत होती है कि इसमें सबसे पहला स्टेट कौन सा था। जैसे देखो सब्सिडरी अलायंस में जो सबसे पहला स्टेट था वो था अवध, क्योंकि जो सबसे पहला स्टेट था अवध ना, उसको सब्सिडरी अलायंस के द्वारा अनेक्स किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो हमें क्या करना है इसमें, बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में हमें पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पढ़ना पड़ेगा, क्या है ये। उसके बाद इसे क्या कहते हैं, लॉन्च कौन किया था, ठीक है। इसे लॉन्च कौन किया था, तो इसको कौन लॉन्च किया था, और लॉर्ड डेलहाउसी, ठीक है। इसका नाम क्या था, लॉर्ड डेलहाउसी। इसमें देखो लिखा हुआ है पहली लाइन में, लॉर्ड डेलहाउसी लॉन्च किया था। और उसके बाद सब्सिडरी अलायंस को किसने किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को लॉन्च किया था। उसके बाद देखो डेट इसमें ज़रूरत नहीं है, और आपको इसमें ना जो स्टेट पढ़ने वो ज़रूरी कौन कौन से, जैसे संबलपुर हो गए, उदयपुर हो गए, नागपुर हो गए, ये सब आपको पता है क्यों पढ़ना, ताकि आपको याद रहे कि कौन से स्टेट को किसके मतलब कौन सी पॉलिसी से अनेक्स किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेक्ट मिस रूल, इसमें क्या आता है, हमारा झांसी आता है, ठीक है। झांसी को क्या किया गया था, अनेक्स किया गया था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेक्ट मिस रूल। झांसी नहीं, सॉरी, इसमें सबसे पहले स्टेट था, इसमें अवध है और उसमें भी अवध था। इसमें ना औध लिखा है, ठीक है, इसमें अवध होगा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेक्ट मिस रूल। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का, पॉलिटिकल कॉजेज़ का, वो था डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। इसमें क्या होता है, बहादुर शाह को उन्होंने क्या किया, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है और उसके बाद उनको फ्ली कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। आप इसको ज़रूर करिएगा क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो नाना साहब होते हैं, जो सेकंड एडॉप्टेड सन होते हैं बाजीराव सेकंड के, उन्हें क्या किया गया होता है, एडॉप्ट किए हुए सन होते बाजीराव सेकंड के। तो उनको ब्रिटिश ने पेंशन देने से मना कर दिया होता है, क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे, वो नेचुरल हायर नहीं थे उनके, ठीक है। और उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कि वो अपने फैमिली सीट से दूर रहें, पूना से, ठीक है, पूना से दूर रहें।
लिव एट कानपुर। तो उनको बोला जाता है कि वो कानपुर में रहेंगे अपने फैमिली सीट से दूर। उसके बाद क्या था, एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल। देखो आपको कोई से 4 पॉइंट करने हैं, 4 या 5 आप कर सकते हैं इसमें से पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में से, जिससे आपको ईजी जो ईजी लर्नेबल है ना, जो आपको ईजी से लर्न हो जा रहा है, आप वही सब पॉइंट करिएगा। तो मैंने जो पॉइंट किए थे वो तो मैं सही से बताऊँगा। तो मैंने किया था पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। इसमें पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में सबसे पहले मैंने किया था आउटराइट वॉर। आउटराइट वॉर के बाद मैंने किया था सब्सिडियरी अलायंस, और उसके बाद क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद मैंने किया था इलेक्ट मिसरूल। तो इलेक्ट मिसरूल के बाद मैंने, देखो ये तो मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने क्या, जो ये वाला था इसे मैंने नहीं किया था, जो डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, लेकिन मैंने रीड ज़रूर कर लिया था। देखो लर्न करने की चीज़ है ये सब, ठीक है, तो लर्न करना ज़रूरी है। उसके बाद जो 4th पॉइंट है ये मैंने किया था, एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। ये सब मेरे बहुत काम आया था। जब मेरा पेपर हो रहा था ना, तो मेरे दिमाग में घूम भी रहा था। जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था हिस्ट्री का, वो यही था, 1857 का ही था। क्योंकि देखो हर साल बोर्ड्स में 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और जो आपका गांधीयन फेज था, गांधीयन एरा, ठीक है, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मूवमेंट था, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊँगा कि क्या क्या उसमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेरा पेपर था वो बहुत अच्छा गया था। उसके बाद मैंने पढ़ा था सोशियो रिलीजियस कॉजेज़। देखो जो एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश है ना, तो ये मैं भी कर रहा था, और इसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ में क्या हुआ था कि जो मैंने जो किया था इंटरफेरेंस विद सोशल, जब मेरा स्कूल चालू हुआ था ना, तभी मैंने इसे लर्न करना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। और जब जैसे हमारे टीचर्स होते हैं वो हमको प्रिडिक्ट कर देते हैं ना शुरू में कि जो पेपर में इंपॉर्टेंस है वो आएंगे। जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इस साल कौन सा चैप्टर आएगा, अगले साल कौन सा चैप्टर आएगा, तो ऐसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पॉइंट किया था वो था मेरा सोशल रिलीजियस कॉजेज़ का। ये सब देखो जितने ना पॉइंट है, जैसे पॉलिटिकल कॉज हो गए, सोशल रिलीजियस कॉज हो गए, इकोनॉमिक कॉजेज़ हो गए, ठीक है, ये सब करना ही करना है आपको। तो इसमें से आपको 3-4 पॉइंट लर्न करने हैं। जैसे इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम, तो इसमें जो सती सिस्टम था उनको बैन किया गया था 1829 में। उसके बाद क्या था, जो देखो मेरे को याद है इसलिए मैं तुरंत बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लर्न किया था इसे। उसके बाद विडो मैरिज एक्ट को 1856 में, तो उन्होंने क्या था, जो हमारी जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन है उन्होंने वेलकम नहीं किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश वाले थे ना, उनको चाहिए था कि इंडियन गर्ल्स हैं उनके लिए एक स्कूल खोला जाए, तो वो हमारे जो इंडियंस थे वो उसे वेलकम नहीं कर पा रहे, ठीक है, वर नॉट वेलकम बाय द मासेस, ये लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद जो पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, देखो जो ये वाला पॉइंट था, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने किया था। और जो मेरा इसमें जो सबसे पहले मेरा फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ था, देखो हमारे जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो एक ही बार हुआ था, ठीक है। तो प्री बोर्ड मेरे हमारा एक ही बार हुआ था। उसके बाद सबसे पहले हमारा हुआ था फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसके बाद हाफ ईयरली, उसके बाद सेकंड यूनिट टेस्ट, उसके बाद थर्ड जो हमारा प्री बोर्ड से, उसके बाद फिर हमारा मेन फाइनल्स हुआ था। तो जो मेरा मेन प्री बोर्ड हुआ था वो हुआ था मेरा 7 जनवरी से, और वो एंड हुआ था 21 या 24 जनवरी को, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सीधे पेपर की तैयारी चालू कर दी थी, क्योंकि देखो जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ ना, तो उसके बाद मैं एक ही दिन बस स्कूल गया था, और उस दिन कोई नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में ही रह कर अपना सब कुछ कंप्लीट, रिपब्लिक डे हुआ था 26 जनवरी को, तो मैंने क्या किया था, उस दिन मैं स्कूल गया था। उसके बाद से मैंने स्कूल मैं गया ही नहीं, क्योंकि देखो जो हमारा एग्ज़ाम था वो हुआ था 17 फरवरी से चालू हो गया था, जो मेन बोर्ड्स था हमारा। तो वो चालू होते ही उसके चालू होने के पहले मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया। मैं सिर्फ गया था, एक दिन के लिए गया था, वो भी मेरे ख्याल से मैं 4 फरवरी को गया था। मैं सोचा कि शायद कुछ प्रैक्टिस होगी स्कूल में, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो कोई नहीं आया था, मैं अकेले जाकर बैठा था। तो मैं बुक लेकर गया था अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की, तो उसको मैं पढ़ने लग गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने लगातार तैयारी की अपनी, और सबसे पहले तो मैंने अपने हिस्ट्री की तैयारी की थी। उसके बाद मैंने की थी केमिस्ट्री की, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री वीक रह गया था। मेरा जो एक दिन में कंप्लीट, देखो सिलेबस कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, सब कोई जानते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसके लास्ट टाइम तक मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन मेरा जो पेपर था वो बहुत अच्छा गया था। मेरा भी जैसे हिस्ट्री नहीं हो पाया था, लेकिन मैं हिस्ट्री को उसी दिनों में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश किया था, ठीक है। इसमें से जो हमारा अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से देखो आप इसमें से जो आपको लर्न हो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने किया था मैं बताऊँगा सही। तो जो मैंने लर्न किया था वो था मेरा सबसे पहले ये वाला पॉइंट, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम। उसके बाद था फेयर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। देखो क्योंकि मुझे लर्न हो जाते इसलिए मैं इसे कवर कर रहा था। और जो टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था टैक्सिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, ये था। और उसके बाद देखो मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर दूँ,
हाँ, तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इसको मैंने किया था। ये मैंने 4 पॉइंट्स इसमें से किए थे सोशल रिलीजियस कॉजेज़ में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या था, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये सबसे पहला पॉइंट था जो मैंने किया था। इसे मैं अच्छे से लर्न करके गया था और मैंने अच्छे से इसे पढ़ा भी था ताकि ये मेरे काम आएगा पेपर में, ठीक है, और ये काम आया भी, ठीक। उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने किया था कवर, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ये सब था। उसके बाद डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये मैंने 1, 2, 3 और उसके बाद मैंने जो कवर किया था वो था मेरा ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, 4th पॉइंट, ठीक है, 4th पॉइंट। उसके बाद मैंने ये भी कर लिया था क्योंकि देखो 5 पॉइंट या 4 पॉइंट आपको करना रहता है। जैसे आपके माइंड से कभी स्किप हो जाता है तो उसके लिए आपके काम आता है कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है वो कभी काम आ जाता है, ठीक है। करने तो वैसे सभी चाहिए लेकिन 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें मिलिट्री कॉजेज़ है। जो मिलिट्री कॉजेज़ है हमारा इसमें सबसे पहले जो मैंने किया था वो था मेरा ये 3rd ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। उसके बाद मैंने किया था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। देखो मैं जल्दी आपको बताते जाऊँगा, लेट नहीं करूँगा। तो जो इसमें था, जो मैंने 2nd पॉइंट किया था वो था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये तो ज़रूर करिएगा, आप पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर में आया भी था, इस साल का मैं आपको पेपर भी दिखाऊँगा अभी, ठीक है। उसके बाद लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी, ये भी था क्योंकि देखो पूछा गया था, मेरे पेपर में पूछा गया था कि जो कंसिक्वेंसेस थे उसमें कंसिक्वेंसेस आर्मी में क्या चेंजेस आए थे इस साल के पेपर में, मेरे 2026 के बोर्ड्स एग्जाम में। तो उसमें पूछा गया था मुझसे, तो मैंने अच्छे से लिख कर आया क्योंकि मुझे याद था, ठीक है। उसके बाद जो मेरा देखो 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद मैंने जो 4th पॉइंट किया था वो था लोअर सैलरीज। देखो ये सब क्या है ना, आपको लर्न हो जाएंगे जल्दी इस पॉइंट, इसलिए मैंने भी ये सब किया था। और ये सब मैंने उसके बाद मैंने किया था इमीडिएट कॉजेज़, ठीक है। इमीडिएट कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें देखो इमीडिएट कॉजेज़ में क्या होता है, इनफील्ड राइफल को जब लॉन्च किया जाता है ब्रिटिश द्वारा, तो उसमें से क्या होता है, एक तो मतलब कि आर्मियों के बीच में एक रूमर फैल जाता है कि वो जो इसमें जो ग्रीस्ड कार्टिजेस है उनके पेपर में क्या होता है कि फैट होता है काऊ और पिग्स का, ठीक है, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स के लिए टैबू था, मतलब टैबू उनके लिए था, मुस्लिम्स के लिए। और जो हमारी जो काऊ है वो सैक्रेड है, ठीक है। ये सब था इसमें पॉइंट। और उसमें आप डेट ज़रूर याद करिएगा। डेट तो वैसे वही है, दिया नहीं है, बाकी आप वो कर सकते हैं कि बंगाल रेजिमेंट में एक तो वो था आपका र्यूमर फैला हुआ था। उसके बाद देखो इवेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इवेंट्स नहीं किया था। और उसके बाद मैंने किया था कि क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। इसमें से मैंने किया था कि देखो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, पहला पॉइंट, 2nd पॉइंट, उसके बाद ये 4th और ये 5th, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd और 4th और 5th, ये मैंने 4 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लिए थे। और देखो याद हो जाते हैं आराम से, आप यदि स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करोगे ना तो आपको सब कुछ याद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था कि एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास है, ठीक है, इसको भी मैंने किया था क्योंकि इसमें देखो मुगल्स का भी रूल ख़त्म हो गया था, पेशवास का भी रूल कंट्रोल ख़त्म हो गया था। तो रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, देखो ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखो क्या करना है कि इसमें लिखा होता है कि जो रिलेशन थे ब्रिटिशर्स के प्रिंसली स्टेट्स के साथ वो काफ़ी अच्छे हो गए वॉर के बाद, क्योंकि उन्होंने ना वॉर को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की थी, ठीक है। तो उसके बाद पॉलिसी ऑफ डिवाइड रूल, इसको देखो आप नहीं करो, देखो 4 पॉइंट्स आप कर सकते हो, इनफ है आपके लिए, ठीक है। देखो ये है मेरा जो पेपर है, ये मेरा जो मेन बोर्ड्स था, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखो ये पूछा गया था कि द 1857 रिवॉल्ट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सिपॉय म्यूटिनी बाय द ब्रिटिश विद रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय द सोल्जर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला देखो मैंने बोला था ना कि व्हाट इज़ द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, why were soldiers unhappy with it। देखो ये भी वाला कॉजेज, देखो इसमें क्या होता है कि उनके लिए क्या था, एक मतलब अपने रिलीजियस से बाहर जाना था, जैसे सीज़ को क्रॉस करना उनके लिए एक टैबू टाइप सेट है, ठीक है। उसके बाद देखो हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल बिकम एन इमीडिएट कॉज। देखो मैंने बताया था ना आपको कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये मेरे पेपर में भी आया था, मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करके गया था। उसके बाद द ब्रिटिश रिफॉर्म द आर्मी आफ्टर द रिवॉल्ट इंटेड, ये भी मैंने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें क्या किया था, रिफॉर्म किया था आर्मी को। कंसिक्वेंसेस ऑफ द वॉर, जैसे मिलिट्री आर्मी में चेंजेस क्या क्या थी। उसके बाद देखो ये सब ये वाला पॉइंट है, चेंजेस इन आर्मी, तो इसको आप कर सकते हो। इसमें से देखो मैंने 4 पॉइंट्स पूरे लिख कर आए थे, भले मेरे को देखो इसमें भले 3 नंबर का था, अच्छा ये 4th नंबर का है ना, तो इसमें मैंने 5 पॉइंट्स लिख कर आए थे। जो उसमें जैसे आपके जो 3 नंबर्स होते हैं उसमें आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर में ना एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है स्टूडेंट्स के उसके लिए। उसके बाद जो हमारा 2nd चैप्टर है, इसमें देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मतलब ऑप्शनल रहता है, आप
पढ़ लो, लेकिन पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसको आप कर लेना। नेशनलिज्म रिफर्स टू द, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अच्छे से पढ़ कर गया था, आप भी इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, ये भी जिसमें मतलब नेशनलिज्म के क्या क्या कॉजेज़ थे इसमें बताना है। ग्रोथ ऑफ जो नेशनलिज्म चैप्टर है, इसमें जो हमारे कॉजेज़ क्या क्या थे वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बाद आप क्या कर लीजिएगा, रिप्रेसिव कॉलोनी पॉलिसीज़, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे प्री बोर्ड थे उसमें मुझसे पूछा गया था, मैं आपको अभी पेपर दिखाऊंगा अपना। तो इसमें जो ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो लॉर्ड लाइटन का है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ग्रैंड दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज़ किया था 1877 में क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया प्रोक्लेम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो कॉजेज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिप्रेसिव कॉलोनी पॉलिसीज़। उसके बाद क्या था इसमें, देखो लॉर्ड लाइटन इंट्रोड्यूस द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आप जरूर कर लीजिएगा, और आर्म्स एक्ट, देखो दोनों की डेट सेम है 1878, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें जो हमारा दूसरा वाला है जो CP इल्बर्ट है, उसमें बस क्या है 1883 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इंडियन आर्म एक्ट भी 1878 का है। और इसमें जो लॉर्ड रायपन थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। उन्होंने क्या किया था, उसे रिपील कर दिया था, मतलब हटा दिया था, ठीक है, 1882 में। जो आर्म्स एक्ट है और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट थे। उसके बाद जो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरे हाफ ईयरली हुआ था ना, उसमें भी मुझसे पूछा गया था। ये सबके स्कूल का अलग अलग होता है, लेकिन जो मुझसे पूछा गया था हमारे हाफ ईयरली में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उन्होंने क्या लिखा था, 1809 में उन्होंने लिखा था गिफ्ट टू मोनोथेइज्म, उनकी बुक रिटन थी, ठीक है। उसके बाद 1828 में ब्राह्मो सभा, आपको कैसे याद करना है इसको, A और J। देखो सबसे पहले जो हमारे वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें क्या आता है, सबसे पहले A आता है, उसके बाद J आता है। जैसे ABCD आप पढ़ते हैं ना, तो वैसे उसमें क्या पढ़ता है, ब्रह्मो सभा। फिर ब्राह्मो सभा के बाद ब्राह्मो समाज कर दीजिएगा आप, बस डेट सेम है, ठीक है, डेट आपको सेम रखनी है, डेट वैसे उतना नहीं पूछा जाएगा। 1828 ही फाउंडेड द ब्राह्मो सभा एंड वॉज लेटर नेम्ड एज ब्राह्मो समाज, ठीक है। फिर ब्राह्मो सभा में क्या करता है, मोनोथिज्म को बिलीव किया जाता रहा, जैसे वर्शिप ऑफ वन गॉड। उसके बाद जो हमारा देखो सोशियो रिलीजियस, देखो आप ये सब पढ़ लेना। उसके बाद ज्योतिबा फूले का, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद ज्योतिबा फूले का कंट्रीब्यूशन पढ़ लीजिएगा आप। इसमें देखो, इसमें उन्होंने क्या किया था, गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था फर्स्ट में। तो वो पहले थे कि जिन्होंने स्टार्ट किया था गर्ल्स स्कूल इन पुणे। कब स्टार्ट किया था, 1851 में। उसके बाद ये सब देखो डेट आप ऐसे ना, आप अपने चार्ट पेपर बना लीजिएगा, अपने वॉल पे स्टिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही किया था। मैंने भी देखो अभी वो मिल नहीं रहा, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन जो मैंने कैसे याद किया था ये सारे डेट पता है आपको, मैं अपनी बुक की जो सामने वाली है उसमें लिखा हुआ था, इसमें नहीं है वो, इसके जो पहला पेज था ना उसके पहले मैंने लिखा था। उसके बाद उन्होंने अपलिफ्टमेंट, हाँ ठीक है, ये वुमेन के लिए उन्होंने वर्क किया था। उसके बाद कास्ट स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने देखो कौन सी बुक लिखी थी, गुलामगिरी। ये आप कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, ठीक है, उन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी। उसके बाद जो हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है ना, तो उन्होंने क्या किया था, मूवमेंट ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, स्वामी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किन्होंने बनाया था, इसको बनाया गया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसको बनाया था। कब बनाया था, 1866 में। आप डेट भी याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, उसमें आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को किसने फॉर्म किया था, तो आप बता सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में फॉर्म किया था इसको 1866 में। आप इसको डेट याद कर लीजिएगा, और जिन्होंने पॉलिसी मतलब इसको एसोसिएशन को बनाया उनका भी नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, इंडियन एसोसिएशन 1876 होगा। तो उसके बाद क्या था, इंडियन एसोसिएशन वाज मीन टू बी ऑल इंडिया मूवमेंट। आप भी इसको याद कर लीजिएगा। इसको किसने बनाया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है, इनका भी कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स था इंडियन एसोसिएशन का, वो क्या था कि सबसे पहले देखो आप इसमें 4 पॉइंट्स कर लीजिएगा, ये भी लर्नेबल है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें 1883 में इसको लॉन्च किया गया था, 1883 में।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी कन्वेंट ऑल इंडियन एज कोलकाता, इट वॉज अ प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको भी मैं पढ़ के गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, तो इसमें जो हमारा ये जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक वो है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसमें मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया था, तो वो बनाया था एओयू में। देखो मुझसे जो गलती हुई थी प्री बोर्ड में वो क्या थी, मुझे देखो पता था कि कब इसको फॉर्म किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किसने बनाया था, ठीक है। जो मेरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछा गया था मुझसे। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था कि वो कब फॉर्म हुआ है, और दूसरा क्या था कि उसे किसने बनाया है। तो 1884 में ह्यूम ने इसे क्या किया था, कंसल्टेशन विद द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल यूनियन, तो इन्होंने क्या किया था, इसे ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उसके बाद ऑन द सजेशन ऑफ, इसको भी आप कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी की इसमें सजेशन में इसका नाम यूनियन से क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में 28 1885 को ये फॉर्म हो गया। उसके बाद ये जो लॉर्ड डफरेन है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी वॉल का मतलब क्या है, जैसे देखो एक तो मतलब कि इंडिया को ना वो देना था उनका, इंडिया को मतलब कि उनको सबसे पहले उनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव थे उनको प्रोवाइड कराना था। उसके बाद वो एक सेफ्टी वॉल की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि ब्रिटिश को वैसे भी रूइन हो चुकी थी तो सब। हाँ, तो जो हमारा इसमें दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो था क्या, एम्स ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको कि इसमें जो एम्स है वो पूछे जाएंगे, तो मुझसे पूछा भी, मतलब इसमें नहीं आया था लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या, टू प्रोमोट फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है, ये भी सेकंड पॉइंट था। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था कि टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स, ठीक है, पॉपुलर डिमांड्स उनके सामने प्रेजेंट करना। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या था कि टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियंस इन द कंट्री, ठीक है, इन द कंट्री। तो पहले तो मुझे ये सब याद नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने धीरे धीरे याद किया और रिवाइज़ करता गया तो मुझे याद हो गया था, ठीक है। तो मैंने पेपर में जाने के पहले इसे रिवाइज़ भी करके गया था मैं। उसके बाद इसमें देखो, इसमें क्या था जो, हाँ, इसमें जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि द सेकंड सेशन ऑफ द 1886 वॉज हेल्ड एट कोलकाता अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के ऐसे कुछ कंट्रीब्यूशन पूछे जाएंगे तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। देखो आज के लिए बस इतना ही है, और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए इसको आप ज़रूर कवर करिएगा। और एक वीडियो में सब कुछ इतना नहीं कवर कर सकता, क्योंकि देखो इसमें जो हमारे स्टोरेज है वो भी काफ़ी भर जाएगी, और जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको आप 2x में करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो मुझे पता था मैंने आपको बताया, और मैंने इसे यूज़ भी किया है पेपर में, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो आज के लिए बस इतना ही है, आगे भी वीडियो में बनाने वाला हूँ थर्ड और फोर्थ चैप्टर में। मैंने इसका PDF अच्छे से रखा हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू मेरी वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू।